नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा की भूगोल के पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के दूसरे पाठ संरचना तथा भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश के भौगोलिक अध्ययन में उसकी भूवैज्ञानिक संरचना का ज्ञान आधारभूत होता है। शैलों की संरचना का प्रभाव देश की मिट्टियों तथा खनिज संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए देश की कृषि, औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रगति भी परोक्ष रूप से शैलों की भूवैज्ञानिक संरचना पर निर्भर करती है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनिक बलों और प्लेट के क्षैतिज संचरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो लक्षणों पर आधारित हैं। भारत के 3 भूवैज्ञानिक खंड हैं। पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। आइए अब हम प्रायद्वीपीय खंड की चर्चा करें। यह भूखंड मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। प्रायद्वीप में नर्मदा, तापी, महानदी की रिफ्ट घाटियां, सतपुड़ा जैसे ब्लॉक पर्वत और अरावली, नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी जैसी अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। इन पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। यह पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनित और अंतर्जनिक बलों से प्रभावित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन और भ्रंश बनते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। यह एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यह मैदान हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्पन्न हुआ है। बच्चों, हमने यह जाना कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ लगभग सभी प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के 29.30% भाग पर पर्वत, 27.7% भाग पर पठार तथा 40% भाग पर मैदान फैले हुए हैं। इनके लक्षणों के आधार पर मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। आइए अब इन भू आकृतिक खंडों की एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें वृहत हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक मुख्य श्रेणियां हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला है। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। उच्चावच और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। पहला कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, दूसरा हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथा अरुणाचल हिमालय, पांचवा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। आइए अब हम कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की चर्चा करें।
कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, जो वृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। यहाँ वृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। इसी प्रदेश में महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टोरो और सियाचिन हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जेलम और चिनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल और वुलर तथा लवण जल झीलें जैसे पेंगोंग सो और सोमुरेरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ और चरारे शरीफ भी यहीं स्थित है। दूसरा भू आकृतिक विभाग है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, व्यास, सतलुज, यमुना और घाघरा है। हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून हैं। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून शामिल हैं। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा यहीं स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा के होने के कारण चाय के बागान बहुत लगाए गए हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पति और प्राणी जात के लिए जाना जाता है। आइए अब हम अरुणाचल हिमालय की चर्चा करें। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां कांगतू और नामचा बरवा है। ब्रह्मपुत्र, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं, जैसे मोनपा, मिशमी, नीशी और नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं, जिसे स्थानांतरी कृषि या स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में बहुत धनी है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। यह पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में ये पटकाईबूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुशाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर में लोकताक झील स्थित है। आइए अब हम उत्तरी भारत के मैदान की चर्चा करें। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में तथा विशाल पठार के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। यह मैदान
पश्चिम में राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक फैला है। इस मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह मैदान बहुत उपजाऊ है। यहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती हैं। अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। यह मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में भारतीय विशाल पठार से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। इस मैदान में मिट्टी की परतें बहुत गहराई तक पाई जाती हैं। कहीं कहीं तो इसकी गहराई 2000 से 3000 मीटर तक है। यह मैदान एकदम सपाट और समतल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। समुद्र की ओर मंद ढाल होने के कारण इस मैदान में नदियां बहुत ही धीमी गति से बहती हैं। वाराणसी से गंगा के मुहाने तक ढाल केवल 10 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। अंबाला के आसपास की भूमि अपेक्षाकृत ऊंची है, अतः यह भाग पूर्व में गंगा और पश्चिम में सतलुज नदी घाटियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। इस जल विभाजक के पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की ओर की नदियां अरब सागर में मिलती हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। आइए अब हम भाबर प्रदेश की चर्चा करें। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी के साथ साथ 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी मैदानी पट्टी को भाबर कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी-कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। तराई भारत के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, यह क्षेत्र दलदल बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। जलोढ़ मैदान तराई के दक्षिण में मैदान है, जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। मैदान के अपेक्षाकृत ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं। इस भाग में नदियों में बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचता, इसलिए मिट्टी की नई परतें नहीं जमती और अनुपजाऊ है। इसके विपरीत खादर मैदान का अपेक्षाकृत नीचा भाग है, जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता रहता है और मिट्टी की नई परतें जमा होती रहती हैं, इस कारण उपजाऊ है। आइए अब हम दूसरे भू आकृतिक खंड की चर्चा करें, प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार फैला है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात देश का लगभग आधा भाग पठारी प्रदेश है। यह पठार भारत का प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारतीय विशाल पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अरावली पहाड़ियां हैं। बुंदेलखंड का पठार, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट विशाल पठार की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं बनाते हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भाग, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार। आइए अब हम दक्कन के पठार की चर्चा करें।
दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो समुद्र तल से 2695 मीटर ऊंची है और यह अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरिदित हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मध्य उच्च भूभाग। मध्यवर्ती उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर और उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में फैली है। इसके पश्चिम में अरावली है, दक्षिणतम भाग में विंध्याचल और उत्तर पूर्व में महादेव, कैमूर और मैकाल की पहाड़ियां हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि का एक भाग मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। यह भाग अरावली के दक्षिण पूर्व तथा विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में विस्तृत है। चंबल और बेतवा नदियां इस क्षेत्र का जल बहाकर यमुना में ले जाती हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि का वह भाग जो मालवा पठार के पूर्व में फैला हुआ है, बुंदेलखंड के पठार के नाम से विख्यात है। बुंदेलखंड के पूर्व में बघेलखंड का पठार और इसके और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा घाटी है। इसी घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच के भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। उत्तर पूर्वी पठार। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तृत भाग है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कर्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप से अलग थलग है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गारो पहाड़ियाँ, दूसरा खासी पहाड़ियाँ और तीसरा जियंतिया पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय के पठार का अपरदन बहुत हुआ है। आइए अब हम तटीय मैदान की चर्चा करें। बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ साथ फैला है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है। दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है और दक्षिण की ओर संकरा हो गया है। उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर का तटीय भाग कोंकण कहलाता है। यह कटा फटा है। इसमें कई छोटी छोटी नदियां बहती हैं। यहाँ कई प्राकृतिक पोताश्रय भी हैं। गोवा से बेंगलुरु तक के तट को कर्नाटक तट कहते हैं।
मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ फैला है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में यह अधिक चौड़ा है। इस मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा सम्मिलित हैं। इस मैदान में चिल्का और पुलिकट दो बड़े लेगून हैं। पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है। इसमें धान की फसल बहुत अच्छी होती है। आइए अब हम एक और भू आकृतिक विभाग की चर्चा करें, वो है भारतीय मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुद्यान हैं। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। द्वीप समूह। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। यह 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित हैं। रिची द्वीप समूह और लबरींथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। 10 डिग्री चैनल जलमार्ग इस द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहद निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। भारत संघ का दक्षिणतम छोर वृहद निकोबार द्वीप समूह में है। यह समुद्री जल में डूबी पर्वत श्रृंखला के जैसे प्रतीत होता है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन द्वीपों में वायुसेना और नौसेना के अड्डे हैं। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। यह 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। यह केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको भारत के भूवैज्ञानिक खंड अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप प्रमुख भू आकृतिक विभागों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। आप भारत के प्रमुख भौतिक लक्षणों को रेखा मानचित्र में भी दिखा सकेंगे। आप यह भी व्याख्या कर सकेंगे कि भारत के विभिन्न भू आकृतिक विभाग आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद।